CNBC Awaaz presents the Commodity Classroom, powered by MCX IPF. नमस्कार, CNBC आवाज़ और MCX IPF की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात आज यहाँ पर कॉटन की होने वाली है और गुजरात और महाराष्ट्र बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर। इंडियन मार्केट्स एक्चुअली सबसे बड़ी हैं जहाँ तक कॉटन के प्रोडक्शन की बात आती है। हम तीसरे सबसे बड़े कॉटन एक्सपोर्टर भी हैं, दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स भी हैं। और पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से कमोडिटी मार्केट्स रही हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में 11 साल के हाईज़ पर कॉटन रहा। भारतीय बाजारों में हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर आते हुए देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपने देखा होगा, आइस में हमने यहां पर 158 का हाई देखा और 74 के लो जो अभी यहां पर जहां पर कारोबार हो रहा है वो हालत है यहां पर। भारतीय बाजारों में भी 1.10 1.17 लाख रुपीस पर कैंडी के बाद इतनी भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और अगर आप नवंबर दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो वहां पर और भी गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी हद तक जैसे हम कॉपर को देखते हैं कि इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है, वो उसी हिसाब से कॉटन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में एक इकोनॉमिक बैरोमीटर के हिसाब से देखा जाता है। तो आज का कोशिश यही रहेगी कि हम अंडरस्टैंड करें कि ओवरऑल कॉटन मार्केट कैसी है, एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म जो है उसका किस तरह से हम यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं, प्राइस डिस्कवरी, हेजिंग को लेकर क्या कुछ यहाँ पर काम किए जा सकते हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी अवेयरनेस है, क्या मार्जिन्स हैं, क्या लॉट साइज़ है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक डिटेल से यहाँ पर जानने की कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले इनवाइट करेंगे हम यहाँ पर मिस दक्षा जानी को, जो मैनेजर हैं PMT एग्री डिपार्टमेंट MCX की तरफ से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर केतन अमृतलाल कोटक, जो डायरेक्टर हैं JV कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के। इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर हर्षित रुघानी को, जो पार्टनर हैं SV एंटरप्राइजेस के। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका यहाँ पर फिर से। दक्षा, आपको बुलाना चाहेंगे अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर सकें कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे ट्रेड करता है कॉटन मार्केट्स में यहाँ पर। आज हम कॉटन कमोडिटी की बात करेंगे। तो 2011 में अक्टूबर में कॉटन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स एक्सचेंज पे लॉन्च किया गया है और वो राजकोट का डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और उसमें उसकी ज़रूरत ये थी कि जो भाव की वधघट है कॉटन मार्केट में, और कॉटन जो कमोडिटी है वो अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है, उसका व्यापार वैश्विक बाज़ार में होता है। भारत के सिवाय अमेरिका और चीन में भी प्रोडक्शन भी होता है, कंजम्पशन भी होता है। और तो उसके वजह से भाव में जो वधघट आती है, फ़क्त और फ़क्त डोमेस्टिक फंडामेंटल के सिवाय इंटरनेशनल फंडामेंटल भी उस पर भाव पे असर करते हैं। तो कॉटन कॉन्ट्रैक्ट की भारत में ज़रूरत थी और उसके वजह से इंडस्ट्री की डिमांड के बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया गया है। और प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी सेबी की गाइडलाइन से मार्केट का इनपुट लेके क्या क्वालिटी पैरामीटर रहेगा, ट्रेडिंग पैरामीटर रहेगा, वो डिसाइड करके एक रेगुलेटरी कमेटी में डिस्कस करके सेबी के अप्रूवल के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया है। और अब तक प्रत्येक वर्ष, जैसे कि कॉटन एग्रीकल्चर कमोडिटी है, कपास खेत में उगता है, तो उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन और नेचुरल प्रोडक्ट है, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं एवरी ईयर। तो वो वेरिएशन को ध्यान में रख के मार्केट में, हाजिर मार्केट में कैसे व्यापार होता है कमोडिटी का, कॉटन का, उस हिसाब से अलाइन करके कॉन्ट्रैक्ट की डिज़ाइन एवरी ईयर प्रोडक्ट कमेटी में वो रिव्यू करके उसको मॉडिफाई किया जाता है और उस हिसाब से फ्यूचर्स पे ट्रेड होता है। अभी लास्ट सीज़न में देखा गया कि 3-4 साल से जो कॉटन की मिल है, जो कठान खरीदती है, वो लोग जो भी टर्म्स कंडीशन रखते हैं, तो क्वालिटी पैरामीटर में RD कलर ग्रेड के लिए, कॉटन कलर के ऊपर उसका भाव की बहुत इन्फ्लुएंस रहती है। तो कलर ग्रेड के लिए RD रिफ्लेक्टेंस एंड प्लस B येलोनेस, उसके हिसाब से मार्केट में कंडीशंस के हिसाब से भाव डिराइव करते हैं और हाजिर में व्यापार होते हैं। तो एक्सचेंज ने लास्ट ईयर RD वैल्यू इंट्रोड्यूस किया है। 2011 के पहले क्या होता था कि किसी को रेफरेंस प्राइस चाहिए कि व्यापार क्या चल रहा है, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में क्या व्यापार हो रहा है, क्या भाव से हो रहा है, उसकी सीधी असर अपने हाजिर मार्केट पे होती थी। अभी जब ये एक्सचेंज पे ये प्लेटफॉर्म आ गया तो एक डोमेस्टिक रेफरेंस प्राइस कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एक रेफरेंस प्राइस मिल गया है। रेफरेंस प्राइस जो है वो प्राइस डिस्कवरी के बेस पे होता है और आने वाला नई सीज़न अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट मई में लॉन्च कर देते हैं। तो फार्मर, जीनर, एक्सपोर्टर, स्पिनर अपनी
पूरे साल आने वाली सीज़न में कितना कारोबार करना है, कौन से भाव से करना है, उसका पहले से प्लानिंग कर सकते हैं रेफरेंस प्राइस के ऊपर से। जो भी कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फाइनेंशियल प्लेयर है, एक्सपोर्टर है, जिनर स्पिनर है, वो जभी फिज़िकल मार्केट में और भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा, ऐसे 11 स्टेट में कॉटन का उत्पादन होता है, व्यापार होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो सब लोग ये प्राइस डिस्कवरी जो प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, तो सब लोग अपना कोड डाल के अपना हेज भी करते हैं और फिज़िकल का जो भी ट्रांजैक्शन कारोबार करते हैं फिज़िकल स्पॉट मार्केट में, हाजिर मार्केट में, उसको लिंक करके कॉटन का इंडिया का भाव एक रेफरेंस के हिसाब से सब लोग उसका उपयोग करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, फार्मर से लेके टेक्सटाइल मिल के लिए हम 1-to-1 मीटिंग भी करके हेजिंग समझाते हैं और ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम करके उनको हेजिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेजिंग का बेनिफिट लेके प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस में उनको समावेश करने का हमारी हमेशा कोशिश रही है। जो कॉटन इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट लोग जुड़े हैं, वो लोग को एक कॉटन में कैसे कारोबार चलता है उसका हाजिर मार्केट के साथ लिंक करके कैसे अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ की प्राइस की मूवमेंट है वो अनफेवरेबल हो गई मेरे व्यापार के साथ, तो वो टाइम पे उसको हेज करके मेरा जो प्राइस रिलेटेड रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कैसे करके मैं हेज करूं, उसके लिए ये हमारे आगे भी पैनल चर्चा रहेगी, उसमें हम डिटेल में वो हेजिंग के ऊपर और कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। CNBC Awaaz presents the Commodity Classroom, powered by MCX IPF. CNBC Awaaz presents the Commodity Classroom, powered by MCX IPF. जैसे आपने कहा कि एक्सचेंज के थ्रू हम यहाँ पर हेजिंग, एक प्राइस रेफरेंस, एक प्राइस डिस्कवरी को यहाँ पर आता हुआ देखते हैं और हम कई सारे इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और लोग हमें आके बोलते हैं कि मेरा बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है और हमें आदत नहीं है फ्यूचर्स देखने की। हाँ, हम MCX खोल के कभी देख लेते हैं वो प्राइस रेफरेंस के हिसाब से, लेकिन हेजिंग अभी हमने यहाँ पर करना शुरू नहीं किया है। आई थिंक ये साल, पिछला साल आपको क्लियरली बताता है कि हेजिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब किसानों ने इस बार फसल की बुआई की थी और जो हार्वेस्ट तक यहाँ पर प्राइसेस आए हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आपसे ही पहला सवाल है, जिस तरह से पिछला एक साल कॉटन के हिसाब से रहा है, एज एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट आपने कैसे देखा है ये साल? मैडम, लास्ट ईयर में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन आया है वो शायद रिकॉर्ड ब्रेक है। आज तक इतना बड़ा डिफरेंस हमने कभी देखा नहीं है। तो ये बात आपने आज तक कॉटन में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं देखा? और कितने सालों से आप हैं इस मार्केट में? मैं 35 साल से ये लाइन में हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। 2012 में एक बार हुआ था, ऑलमोस्ट डबल, लेकिन तब 30,000 के भाव थे और वो 60,000 हुआ था। इस बार 50,000 का 1,15,000 तक हमने माल बेचा है। तो अब ये चीज़ ये प्रूव करती है, जैसे दक्षा मैडम ने बोला कि एक प्राइस रेफरेंस के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो 2011 के पहले जो भी रेफरेंस था वो डिमांड सप्लाई के ऊपर था। आज ये प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो ये एक सहूलत हो गई है कि लोगों को अपने माल को हेज करके चलना चाहिए। ये कंपलसरी हो गया है क्योंकि इतने बड़े वॉलेटिलिटी में कोई भी नहीं टिक सकता। लास्ट ईयर भी स्पिनिंग मिल वालों ने बहुत नुकसानियाँ की है क्योंकि वो हेज नहीं थे, अवेयरनेस कम है थोड़ा। तो ये अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो आप कर रहे हैं जो ये प्रोग्राम, उससे डेफिनेटली अवेयरनेस आएगा और इससे हेजिंग प्लेटफॉर्म में जाना सबको कंपलसरी हो जाएगा। केतन भाई, ये सवाल आपसे है। हमें समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा उठापटक है, पिछले 2 साल तो काफ़ी मुश्किल वाले रहे हैं कमोडिटीज़ के लिए, कॉटन के लिए भी। जैसे हर्षित भाई ने कहा, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, हेजिंग करना ज़रूरी है। 40-50% मिलें कॉटन की, छोटी छोटी जो हैं स्पिनर्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, जिनिंग मिल्स हैं, काफ़ी नुकसान उन्होंने यहाँ पर उठाया है। लेकिन क्या अब भी लोग हेज करने आ रहे हैं? हाँ मैडम, हमने 2011 से देखा है कि ट्रेडर्स जैसे कि फिजिकल के मार्केट के ब्रोकर्स है, FPOs है, कोडिनर बेस्ड FPOs है मैडम, वो एक्सचेंज में डिलीवरी दे रहे हैं। कंपेयर टू लास्ट 4-5 ईयर्स मैडम, जो प्राइस वॉलेटिलिटी की डिस्कस हो रही थी,
तो काफ़ी मिलर्स है एंड स्पिनिंग वाले जो है, इवन एक्सपोर्टर्स है, वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से डिलीवरी लेके अपना शिपमेंट जो है पर्टिकुलर कोई डेट पे उसको डिलीवरी चाहिए तो वो फिक्स प्राइस करके एक्सचेंज में से डिलीवरी बाय कर रहे हैं मैडम। केतन भाई, एक केस सिनेरियो हमारे लिए बना के दीजिए। अगर एक किसान है, समझिए जब भाव इतना तेज़ चल रहा था, जब वो बुआई कर रहे थे, तब एक्सचेंज का फ़ायदा वो कैसे उठा सकते थे? एक जिनिंग मिल वाला या एक टेक्सटाइल वाला उस समय कैसे एक्सचेंज का फ़ायदा ले सकता था, और अभी क्या करने की ज़रूरत है? अगर एक केस सिनेरियो, एक केस स्टडी हम बनाएं यहाँ पर। मैडम, मैं मिलर्स और एक्सपोर्टर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक एवरी 2-3 महीने का भी यान जो स्पिनिंग मिल वाला है मैडम, वो फॉरवर्ड में बेच के चल सकते हैं। वो उसका प्राइस अवेलेबिलिटी फॉरवर्ड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर उसको वहाँ पे 3 महीने 4 महीने का शिपमेंट जो है वो फॉरवर्ड में बेच रहे हैं तो सामने इधर उसको फिजिकल मार्केट में कॉटन परचेज करना पड़ेगा, तो जो मिल के लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट है कि उसकी इतनी इन्वेंट्री, उसका फंड, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। तो एक्सचेंज में 15 से 20% मार्जिन दे के वो एक्सचेंज में अपनी एवरी मंथ ऑन मंथ, लाइक अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सचेंज में अवेलेबल है, तो मंथ ऑन मंथ का वो यहाँ पे प्राइस फिक्स करते फॉरवर्ड मार्केट में वो शिपमेंट सेल कर सकते हैं। एंड इंडियन मार्केट में अगर वो परचेज कर रहे हैं तो उसको रुपये की वॉलेटिलिटी इफेक्ट भी नहीं आएंगे मैडम। रक्षा, एक्सचेंज क्या कर रहा है इसके लिए? क्योंकि क्लियरली एक ज़रूरत है, जिस तरह का बाज़ार है, मार्केट को चाहिए भी है, और इसके साथ अभी ज़्यादा काम हो रहा है, जो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में फिर उसको हेज कर देते हैं या फिर एक्सचेंज पे करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर बाज़ार प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहा? जो बिग प्लेयर है, क्योंकि यहाँ मार्जिन रखना पड़ता है 10 से 15%, और जीनर जो है उनको एक ट्रेडिशनल वे से काम करने का 2-3 जनरेशन से वो कर रहे हैं, तो इतने अवेयर नहीं है। और बहुत लोग को हेजिंग क्या है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने हाजिर में कपास लिया, जिनिंग में प्रेसिंग फैक्ट्री में अपना प्रोसेस किया और सीधा मिल को डायरेक्ट बेचा है। अब तक वो लोग ने वही किया है। तो एक और रेफरेंस प्राइस, पहले कभी 2011 के पहले ऐसे रेफरेंस प्राइस नहीं थे, बिलैटरल ट्रेड होते रहते थे। और मैं राजकोट में हूँ, मगर मेरे को गुजरात का कि महाराष्ट्र का भाव नहीं मालूम होता है, तो ऐसे ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं। मगर अभी 2011 से बहुत सारे जीनर राजकोट और सौराष्ट्र के जो है, महाराष्ट्र के, तेलंगाना, जहाँ प्रोड्यूसिंग सेंटर है, वहाँ के जीनर एक्सचेंज से अभी जुड़े हैं कि भाई ये एक जगह है कि एक अल्टरनेट मार्केट है कि अपना हाजिर में तो हम धंधा करते हैं, मगर एक्सचेंज पे भी हम डिलीवरी दे सकते हैं। इसके लिए हमने ये कंपलसरी डिलीवरी रखी है, और सेबी ने लास्ट 5 दिन में स्टेगर डिलीवरी प्रत्येक महीने में रखी है। तो जीनर को अभी अवेयरनेस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बहुत सारे जीनर है कि भाई हाजिर में मेरे को 15-20 दिन, 1 महीने की क्रेडिट पे कभी माल देना पड़ता है, मगर एक्सचेंज पे 30 तारीख को डिलीवरी दी, 7 दिन में पैसा मिलता है। तो एक्सचेंज एक काउंटर पार्टी रिस्क है कि क्वालिटी दिया, अच्छी क्वालिटी देके एक्सचेंज की जो डिफाइन की हुई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक है उस हिसाब से मैंने रेंज में क्वालिटी दी है, सर्टिफिकेट है, डिलीवरी दो, 30 तारीख को डिलीवरी दो, 7 तारीख के अंदर मेरे को पैसा अकाउंट में आ जाता है। और बायर को एक फ़ायदा वो है स्पिनिंग मिल को कि उनको एक अच्छी क्वालिटी की कॉटन की गारंटी। तो एक्सचेंज एक काउंटर पार्टी रिस्क है, और हम बहुत सारे सेबी की गाइडलाइन के माध्यम से एफपीओ, जीनर, स्पिनर, एक्सपोर्टर, सब जो कैटेगरी है उनके साथ एसोसिएशन के साथ जुड़ के फिज़िकल में हम ज़्यादा ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जैसे आज हमने किया है आपके साथ, वैसे हम एसोसिएशन के साथ जुड़ के भी करते हैं। तो अवेयरनेस बढ़ रही है। और अभी सबको लास्ट ईयर जैसे कि कोविड लॉकडाउन था, वो टाइम पे कोई डिमांड नहीं थी, प्रोडक्शन सब बंद था, कपास के भाव एकदम नीचे गिर गए थे, और जीनर को भी कुछ कपास नहीं मिल रहा था, गांठ नहीं थी, तो पूरा मार्केट एकदम स्टेगनेंट हो गया था। चाइना की डिमांड नहीं थी, जो हम एक्सपोर्ट करते थे, 1/3 अपना एक्सपोर्ट चाइना में होता है, तो मार्केट एकदम बॉटम लेवल पे चला गया था। और 1.5-2 साल का लॉकडाउन जब भी ख़त्म हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की ज़बरदस्त डिमांड आई, उसके सामने अमेरिका में और भारत में प्रोडक्शन कम हो गया और डिमांड बढ़ गई। तो ये भाव की जो वधघट है, तो वो पहले भी लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत लोग ने नीचे में हेज किया है, तो वो लोग सेफ गार्ड हो गए। अभी भाव बढ़ रहे हैं, उसको भी जो लोग ने हेज करके जुड़े हैं वो लोग ने सेफ गार्ड हुए हैं। और वो ऐसे क्लासिक केस स्टडी सब लोग ने मार्केट में, अपने ही मार्केट में ऐसे देखे, तो ये सर हमारे पास बहुत ऐसी डिमांड आई है कि हमको और हेजिंग की अवेयरनेस चाहिए। एज ऑफ नाउ किस तरह का पार्टिसिपेशन है एक्सचेंज में? फार्मर्स और एफपीओज का बहुत बड़ा योगदान फिलहाल अभी वॉल्यूम में नहीं है, तो कहाँ से ज़्यादातर पार्टिसिपेशन आप देखते हैं? अभी हमारे इधर जो पार्टिसिपेशन है तो जीनर कैटेगरी का ज़्यादा है, क्योंकि जीनर और जो बायर का है, तो स्पिनिंग मिल
लेती है। टेक्सटाइल मिल थोड़ा हेज करती है, मगर डिलीवरी उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा बनाते हैं तो यान मार्केट में लेते हैं तो कॉटन को वो हेज कर सकते हैं। ज़्यादा पार्टिसिपेंट जीनर का इसके लिए है कि उनको क्रेडिट में माल बेचना पड़ता है, कि कपास खरीदा, पड़ता बैठा, गांठ तैयार हो गई तो मिल को बेच दे, मगर उसमें क्रेडिट में बेचना पड़ता है। एक्सचेंज में उनको जो क्वालिटी है उसका प्रीमियम भी मिलता है और पेमेंट की गारंटी है, जो फिजिकल मार्केट में वो थोड़ा यहाँ वहाँ होता है। तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट अभी जीनर का है। CNBC Awaaz presents the Commodity Classroom, powered by MCX IPF. CNBC Awaaz presents the Commodity Classroom, powered by MCX IPF. एज ऑफ नाउ जिस तरह की क्वालिटी एक्सचेंज पर है वो इंडस्ट्री के लिहाज से ठीक है? क्या कॉन्वर्सेशंस हैं आपकी एक्सचेंज के लिए? थोड़ा कॉटन में दूसरे कोई नहीं आ रहे, उसका कारण यही है कि थोड़े स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा है, ये नेचुरल फाइबर है। और इसमें क्या है मैडम कि मान लो कि मैं आज दिसंबर या जनवरी में डिलीवरी देता हूँ, तो उसमें जो वेट शॉर्ट आता है वही अगर जून में ये लोग डिलीवर जिसको करते हैं उसमें वेट गेन भी आ सकता है। आफ्टर बारिश इसमें वेट गेन होता है। उनको ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम डिलीवरी देते हैं तो ये खर्चा है, उसके सामने 1% का हमको ये भी लॉस आ रहा है। जबकि इन लोगों को क्या है, वो फिर से जहाँ डिलीवरी देंगे, वो मान लो जून जुलाई में वो डिलीवरी गया है तो उन लोगों को वो गेन मिलता है, लेकिन यहाँ पे लॉस। उसके सामने एक प्रावधान डिलीवरी में ये अच्छा है कि मान लो कि आपने इस साल क्वालिटी बहुत बढ़िया है पूरे इंडिया का, क्योंकि जब चाहिए था तभी बारिश मिला है। तो एक प्रावधान ये है डिलीवरी में कि अगर आपका स्पेसिफिकेशन से अच्छा है तो उसमें एक प्रीमियम मिलता है। तो आज ये लोग जो बोल रहे हैं आरडी वैल्यू 75, तो आज वो 78 आ रही है। तो उसका जो प्रीमियम है, या लेंथ 29 mm का इनका कॉन्ट्रैक्ट है और 30 mm आ रही है, तो इनका ये प्रावधान है उसमें वो बैलेंस हो जाता है। तो इसके सिवाय अभी कोई और लोग इसमें एंटर नहीं हो रहे। मेजर जीनर्स और एक्सपोर्टर्स ही आ रहे हैं। केतन, आप कहेंगे एक्सचेंज प्रोएक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस और चेंजेस यहाँ पर एक्सचेंज कर सका है? सर मैडम, ये नेचुरल कमोडिटी है तो कई बार ज़रूरत रहती है कि भाई हर्षित भाई ने बताया कि इस बार जो है क्रॉप काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज लास्ट ईयर 75 RD इनिशियली फर्स्ट पीक जो आती है फार्मर्स करते हैं उसमें वो फुलफिल हो जाता था, लेकिन सेकंड और थर्ड पीक में 73 RD भी नहीं होती थी। लेकिन इस बार 70, जैसे हम मार्केट में जाए ज्वेलरी शोरूम में कि भाई 22 कैरेट है और आपको वो 24 कैरेट जैसे ऐसा है, इंस्टेड ऑफ 75 वो आपको 77 दे रहे हैं। तो जीनर्स को भी बेनिफिट है कि भाई आपको वो अच्छी क्वालिटी एक्शन पे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। जो ये डिलीवरी सेंटर्स है काफ़ी अच्छा है। वैसे गुजरात में राजकोट और कड़ी में मैडम काफ़ी अच्छा कॉटन डिपॉजिट होता है एंड जीनर्स और वैल्यू पार्टिसिपेंट है काफ़ी खुश है मैडम इससे। कॉटन में सबसे ज़्यादा कारोबार एज ऑफ नाउ कहाँ से हो रहा है? डिलीवरी वाइज कड़ी एंड राजकोट में। एंड इस बार अभी महाराष्ट्र में बारिश लेट भी काफ़ी आई तो वहाँ पे एक आध महीना सीज़न लेट है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में जनरली मॉइस्चर इतना कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक्शन में इस महीने भी 20 दिवाली के त्यौहार के बाद फटाफट डिलीवरी लगनी स्टार्ट हो गई है। तो हम सोच रहे हैं कि एक्शन में 2,500-3,000 हज़ार बेस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में लग जाएगी मैडम कड़ी में। मुझे अब यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी की बात करनी है। आप यहाँ पर कारोबार करते हैं नहीं करते हैं, पर आप जिस भी वैल्यू चेन में हैं एक बेसिक स्टार्ट आप यहाँ पर कॉटन के प्राइस से करते हैं। एक्सचेंज का महत्व वहाँ पर कितना अपने आप को वो साबित कर पाए हैं? कॉटन वैल्यू चेन में मेरे ख्याल से ये अफेक्ट जीनर्स और स्पिनर्स को ही करेगा, क्योंकि कॉटन के रेट से वो फिज़िकल मार्केट में कैंडी में बोले जाते हैं जो 356 kg का है। उसके बाद जब वो यान में कन्वर्ट होता है तो वो पर केजी में बोला जाता है। उसके बाद जब वो कपड़ा बनता है तो वो पर ग्राम में बोला जाता है। तो आफ्टर यान वैल्यू चेन को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत वॉलेटिलिटी का। जो फ़र्क है वो जीनर्स और स्पिनर्स को ही है। मेरे ख्याल से ये जो अवेयरनेस आनी चाहिए वो जीनर और स्पिनर्स में ही आएगी। बाकी के आगे के वैल्यू चेन वाले को कोई गारमेंट्स है या कपड़ा है वो लोग ग्राम में बेचते हैं, उसको कोई मतलब आप ये केजी में या ग्राम में देखें तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, कितना भी भाव का फ़र्क होता है। और पहले कई सालों तक हम ये देखते थे कि एक जैसे ही माल आता था किसानों से बेचते थे, अब वो नहीं हो रहा है। किसानों हाँ, की होल्डिंग कैपेसिटी पहले ऐसा होता था कि किसान ने माल का उतारा लिया खेत से तो कपास नज़दीक की APMC मंडी में जाके बेच देगा,
तो उस दिन का जो भाव ऑक्शन में होगा उसको देख के ही निकलना है, क्योंकि वापस तो वो लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो लेके आया है तो बेच के जाना है, जो भी भाव है दे दो। तो उसको प्राइस टेकर थे कि भाई ऑक्शन में व्यापारी लोग ने, जीनर ने, कि जो कास्कर है, मिडल मैन है, उसने जो भाव दिया कपास के वो लेके जाता है। अभी वो उतना ही माल लेके जाता है कि उसको बेचना है, और उसको बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ी है कि मेरी ये क्वालिटी है तो एक्सचेंज में मेरा एक कपास की क्वालिटी पे एक्सचेंज में गठानी ये भाव से बिक रही है तो मेरा ये भाव मिलना चाहिए। तो इतने अवेयरनेस हो गई है अपने भारत के कपास किसान के, वो एक बेनिफिट बड़ा मिला है। मैडम, हमारे प्रधानमंत्री ने 7 या 8 साल पहले बोला था कि हम किसानों की आवक दुगनी कर देंगे। आप 7-8 साल पहले की कमोडिटी के रेट्स देखिए, आज के रेट देखिए, दुगनी हो गई है, और प्रोडक्शन कॉस्ट वही का वही है। तो उन्होंने ये करके दिखा दिया है कि फार्मर की इनकम को डबल कर दिया है। So, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम गोल्ड को तो गोल्ड बोलते हैं, क्रूड को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, और कॉटन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम वाइट गोल्ड बोलते हैं। क्लियरली चाहे प्रोडक्शन के तौर पर देखिए, प्राइसिंग देखिए, इसका यूजेज देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड देखिए, वो नंबर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी बड़े हैं। लेकिन थैंक यू पैनलिस्ट आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा डिस्कशन हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर करने के लिए धन्यवाद। CNBC Awaaz presents the Commodity Classroom, powered by MCX IPF.